हेलो 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 व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली. शुभम, सौम्या, जय, अंकित, दीपक, फायक, अजय. व्हाट्सअप एवरीवन. क्या मेरी ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से आप तक पहुंच रही है? ऑल गुड. फटाफट वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे. सर कैसे लगाते हैं? अटेंडेंस लगाएंगे वीडियो को लाइक करके. ठीक है, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे एंड देन लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. हाय मीत, आस्था, हर्षित, हैप्पी दिवाली. चलो सर, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. आपको पता है मार्केट में आ चुकी है सर क्या? आरटीपी जैन 26. तो अभी ये जो सेशन है यहाँ पे हम जितने भी इसके एमसीक्यूज है तड़कते भड़कते सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे. मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब मैं एमसीक्यू के लिए केस स्टडी पढ़ रहा हूँ या उस चीज की डिस्कशन कर रहा हूँ, आपका फोकस रहना चाहिए यहाँ पे. ठीक है सर? फिर जब मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी, तो फिर आप चैट बॉक्स पे मुझे बताओगे. क्लियर है? क्लियर है सर. वेरी वेरी गुड. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो. पहले क्या सिनेरियो पढ़ते हैं या क्वेश्चन पढ़ते हैं? सर पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे कहता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कारो 2020. अच्छा सर, ये पीडीएफ हमको कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है सर. एज पर द प्रोविजंस ऑफ कारो 2020, what should be the auditor's reporting responsibility with regard to revaluation of PPE done by this company? तो पहली बात बताओ, जेनिथ कंपोनेंट लिमिटेड, क्या मैं बोल दूं ये पब्लिक कंपनी है? हाँ सर. क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो इस पे कारो लगेगा? हाँ सर लगेगा. अब रिवैल्यूएशन के बारे में हमने क्या सीखा था सर? रिवैल्यूएशन के बारे में हमने सीखा है कि हमें कम से कम दो चीजें रिपोर्ट करनी होती है कि अगर कंपनी ने रिवैल्यूएशन कराई है तो क्या वो रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करी. ठीक है. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिपोर्ट इज वेदर इट इज डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर. सेकेंड थिंग यू नीड टू रिपोर्ट इज क्या रिवैल्यूएशन के बाद जो चेंज है दैट इज 10% और मोर, ठीक है, इन एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी. ठीक है, 10% और उससे ज्यादा होना चाहिए इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी. और हम नेट वैल्यू देखते हैं. नेट वैल्यू का मतलब है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. तो अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन पे आओ तो देखो क्या कहता है. One of the buildings owned by the company was revalued during the year based on the valuation report of a registered valuer. इसने काम किससे कराया? रजिस्टर्ड वैल्यूअर से. इंक्रीजिंग द एग्रीगेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द पीपी फ्रॉम 12.5 करोड़ टू 14.5 करोड़. जल्दी से सारे के सारे बच्चे फटाफट मुझे यहां पे बता दो कि कहीं ना कहीं कितना परसेंटेज इंक्रीज है. प्लीज टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज. अच्छा, जब ये सेशन अपलोड हो जाएगा तो ये इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगा. सो फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट इंग्लिश दे कैन स्विच टू द इंग्लिश वाला वीडियो. कृति कहती है सर 16%, अंकित ने कहा 16, जय ने कहा 16, मोटा माटी सबने कहा सर देयर इज अ 16% का इंक्रीज. क्या 16% इंक्रीज है? यस सर. क्या मैं बोल दूं इट इज 10% और मोर? सर ये तो 10% और मोर है, तो इसको कहीं ना कहीं रिपोर्ट करना पड़ेगा. अब सवाल आता है कौन से क्लॉज के अंदर. सवाल आता है कौन से क्लॉज के अंदर. तो सबसे पहले हमको ये तो पता है इट इज क्लॉज नंबर 1. ओके सर. पैरा 3 ऑफ योर कारो 2020. अब 1 का सब क्लॉज कौन सा है सर? इसमें ना 5 सब क्लॉज थे. पीपीई की पीपीटी. पीपीटी का मतलब है सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन. उसके नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स. जो रिकॉर्ड में उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन और टी फॉर टाइटल डीड्स. एंड टाइटल डीड्स के बाद आता है डी वाला जो ऑप्शन होता है, उसके अंदर आती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की बात. और इसके बाद ई में हम बात करते हैं बेनामी प्रॉपर्टी की. सर आप ये सब क्लॉज याद करने पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? भैया मैं याद करने पे फोकस ही नहीं कर रहा. जो बच्चा रिवाइज करता है उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली फ्लो बैठ जाता है. तो अगर आप यहां पे देखोगे, इन्होंने ये चीज आपसे पूछी है कि पहले तो देखो क्लॉज कौन सा आएगा. तो यहां पे दे रखा है नो रिपोर्टिंग. ये तो गलत हो गया. रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज 1D ऑफ पैरा 3 एज द रिवैल्यूएशन
अमाउंट एक्सीड्स 10% ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी, ये सही है। 1C नहीं आएगा, 1D का नॉट रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, सो द राइट आंसर इज बी। सोहम ने बिल्कुल सही बताया और बाकी बच्चे, जय ने भी बिल्कुल सही बताया, मोटा माटी सब सही जवाब दे रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। कैसा लगा ये सवाल सर? वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है वेदर द रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड अंडर कारो 2020 इन केस ऑफ सैंक्शन क्रेडिट लिमिट दैट इज द वर्किंग कैपिटल लिमिट। सर सैंक्शन क्रेडिट लिमिट के बारे में आपका क्या ख्याल है? भैया इसमें तो बस आपको ये देखना होता है कि क्या सैंक्शन लिमिट फॉर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज, अगर ये 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आपको देखना पड़ता है कि जो चीजें हैं, जो भी इन्होंने रिटर्न्स फाइल करी है विद द बैंक, क्वार्टरली रिटर्न्स, दे एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री करनी चाहिए। तो अगर अगेन मैं क्वेश्चन देखूं तो देखो क्या कहता है, Zenith Limited was sanctioned a credit limit of 5.25 crore from a bank, which is very good, on the basis of current assets. Working capital हमेशा current asset के basis पे होती है। अब सर जो चीज पहले 5.25 करोड़ थी वो आगे जाके रिड्यूस हो गई टू 4.95 करोड़ आफ्टर 6 months। अब एक बात बताओ, अगर मेरी वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ से रिड्यूस होके 4.95 पे आएगी तो भी क्या रिपोर्टिंग करने की जरूरत है? आंसर इज यस। अगर आप क्लॉज को ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर सर, एनी टाइम का मतलब है साल में किसी भी पल, किसी भी पल अगर 5 करोड़ से ज्यादा की वर्किंग कैपिटल सैंक्शन हो जाएगी तो आपको भैया रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो अगेन इन दिस केस यू कैन से यस द रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। नो नो वाले तो गलत हो गए। अब क्लॉज कौन सा आएगा सर? जब बात होती है इन्वेंट्री की तो AS2, इंड AS2 और कारो 2020 का क्लॉज 2। तो यहां पे आप बात करोगे क्लॉज 2B ऑफ पैरा 3 कारो 2020। यहां पे क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? गुड क्वेश्चन, अनदर गुड क्वेश्चन सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 ना ये कहता है रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ स्टेट हाउसिंग डेवलपमेंट बाय CNAG इज सबमिटेड टू। आप मुझे एक बात बताना, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है क्या? हैव वी डन दिस क्वेश्चन बिफोर? कहता है रिलायंट एंड कंपनी वॉज अपॉइंटेड टू डू द ऑडिट ऑफ अ स्टेट हाउसिंग डिपार्टमेंट। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफिस ऑफ CNAG ऑब्जर्व दैट द प्रिस्क्राइब्ड लॉ जो डिफाइन करता है फ्लैट को ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। यहां पे सही से क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी। दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन कंफर्म दैट द बिल्डिंग्स वर इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज फ्लैट, जिसकी वजह से वाटर चार्जेस वर लेस कलेक्टेड। किया है सर लेक्चर्स में, वेरी गुड जय। कहां पड़ी थी ये चीज? क्वेश्चन बैंक में सेम टू सेम क्वेश्चन कवर्ड है, वेरी गुड। सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका MTP May 24, इवन ICA के स्टडी मटेरियल में भी है भैया। यहां पे आपका सबसे पहले तो पता है ऑडिट कौन सा हो रहा है? हाँ सर, दिस इज द केस ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। ठीक है सर। अब कंप्लायंस ऑडिट की जो रिपोर्ट है ये किसको सबमिट होगी? तो क्योंकि ये मामला स्टेट का है, स्टेट की रिपोर्ट जाती है गवर्नर ऑफ द स्टेट को, चीफ मिनिस्टर को नहीं जाती, गवर्नर को जाती है। तो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी नहीं आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगा, मिनिस्ट्री नहीं आएगी। राइट आंसर इज बी, गवर्नर ऑफ द स्टेट। जिसको क्लिक हुआ वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। With respect to Ecotherm Power Limited, which of the following statement correctly categorizes the sustainability reporting indicator? अब सर ये पूछ लिए इन्होंने एकदम अजीब सी बात। सर ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है? हम जो एक टॉपिक पढ़ते हैं BRSR रिपोर्टिंग, हाँ सर, उसमें याद है अपन 2 तरह के इंडिकेटर पढ़ते हैं सर। कौन कौन से? एक तो होते हैं जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होते हैं, और एक होते हैं जो आपके ऑप्शनल डिस्क्लोजर होते हैं, जिसको आप बोलते हो लीडरशिप इंडिकेटर्स। यस सर। अच्छा ICI ने, मैंने आपको ये चीज क्लास में भी बता रखी है
क्या आईसीआई ने कोई लिस्ट दे रखी है कि मैंडेटरी में क्या जाएगा, ऑप्शनल में क्या जाएगा? द आंसर इज नो, हमारे पास तो कोई लिस्ट नहीं है। मैंने क्या ट्रिक बताई थी ये देखने के लिए कि मैंडेटरी में क्या जाएगा, ऑप्शनल में क्या जाएगा? सर आपने ये बताया था जो एकदम बेसिक चीज होती है वो जाएगी मैंडेटरी में, एंड जिसको करने में कहीं ना कहीं मेहनत लगेगी, जिसको करने में कहीं ना कहीं मेहनत लगेगी वो किस में जाएगी, वो लीडरशिप इंडिकेटर का पार्ट बनेगी। इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ ऑप्शनल इंडिकेटर। बिल्कुल, सोहम ने सही कहा आसान वाले, जय ने भी सही कहा आसान वाले जाएंगे मैंडेटरी में, जिसमें कम एफर्ट्स है वो मैंडेटरी में जाएंगे, जिसमें एफर्ट्स लग रहे हैं उसको लीडरशिप में डालो। अब देखते हैं हमारा ये तरीका यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता। ओके सर, यहां पे आप देखो इन्होंने बीआरएसआर में क्या कर रखा है। फर्दर, CA Karan, the another partner, was engaged in the audit of Ecotherm Power Limited, which is a listed company in thermal energy generation sector. इसका काम ही क्या है? थर्मल एनर्जी जनरेट करना। As a part of the BRSR, company disclosed the data of total greenhouse gas emission from the production outlet during the year and a detailed energy consumption plan which it had devised for upcoming year. अब मुझे एक बात बताओ यार, जो कंपनी एनर्जी कंजम्पशन कर रही है, एनर्जी जनरेट कर रही है, एनर्जी कंजम्पशन कर रही है, इसमें इन्होंने दो बातें यहां पे आपको लिख के दी हैं सर। कौन कौन सी? सबसे पहले तो डेटा अबाउट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दूसरी बात आपको यहां पे लिख के दी है एनर्जी कंजम्पशन प्लान फॉर फ्यूचर ईयर। कौन सी चीज है जो बेसिकली इसके पास आराम से अवेलेबल होगी? सर एनर्जी सेक्टर में है तो इसके पास ये एनर्जी का डेटा तो होगा, तो ये तो कम मेहनत में आराम से इसको मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं आगे के सालों के लिए प्लान बनाने के लिए, आगे के सालों का प्लान बनाने के लिए मेहनत ज्यादा लगेगी। तो दोस्तों अगर हम अपना लॉजिक अप्लाई करें तो ये डेटा वाली चीज बड़ी बेसिक चीज है, ये तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर में चली जाएगी। ठीक है सर, और कहीं ना कहीं जो प्लान बनाने के लिए मेहनत लग रही है, ये प्लान वाली चीज कहां जाएगी? इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर ऑप्शनल इंडिकेटर। ये कहीं ना कहीं प्लान में एफर्ट्स है तो ये ऑप्शनल इंडिकेटर का पार्ट बन जाएगी। अब देखो सर आपका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, फटाफट रीड करते हैं, लेट्स सी विच ऑप्शन सीम्स फिट। कहता है बोथ आर एसेंशियल इंडिकेटर सो दे आर मैंडेटरी। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, the details of the emission, these are leadership indicator and they are optional। जबकि जो प्लान है ये एसेंशियल और मैंडेटरी है। बोथ ऑफ देम आर ऑप्शनल एंड लास्ट पॉइंट कहता है एमिशन वाली चीज को एसेंशियल मानो, वो जरूरी है, जो प्लान है उसको ऑप्शनल कह सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक सबने सही जवाब दिया, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ सर केस स्टडी कंप्लीट होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी इज क्वेश्चन नंबर 5। जिस जिस बच्चे ने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रखा है, ठीक है, उसको ये क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा। देखो क्या कहता है, वेदर सीए निशा will be guilty of professional misconduct if she accepts the offer to become a member of the board of management of a Navlok cooperative bank which is a primary urban cooperative bank। Do you think there is any mistake? जल्दी से बता दो, गिल्टी और नॉट गिल्टी। ऑप्शन गए तेल लेने, फटाफट मुझे इसी में से बता दो। ये अनन्या पता नहीं क्या टीओवीज लिख रही है, सबने एकदम सही कहा, नॉट गिल्टी। अरे ये ईएसजी नहीं है, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजंस। जो लास्ट चीज हम पढ़ते हैं प्रोफेशनल एथिक्स में उसका पार्ट है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजंस, एंड कहीं ना कहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अलाउड। तो सीधा सीधा आप बोलोगे इट इज परमिस, पूछा क्या है, विल शी बी गिल्टी, तो बोलो शी इज नॉट गिल्टी। यस यस वाले तो गलत हो गए। It is permissible for CA in practice to become a member of the board of management in a primary rural। सर रूरल जाएंगे ही नहीं, हमें जाना है अर्बन में, तो हम कहीं ना कहीं बन सकते हैं मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। हेंस सीए निशा विल नॉट बी गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट। ये कहीं ना कहीं गिल्टी नहीं है।
डील डन डन सर। बस सर अब गिन के 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है, गिन के 3 क्वेश्चन और रह गए हैं और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, लॉजिकली मुझे आंसर बताना, मैं पूरी केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ वर्दी बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, आपको एक बोरोअर अकाउंट मिला ऑफ स्टार लिमिटेड जिसका आउटस्टैंडिंग लोन था 1.7 करोड़। 31 मार्च का ईयर एंड है, आउटस्टैंडिंग लोन है 1.7 करोड़, जिसको आपने एनपीए क्लासिफाई किया था इन दिसंबर 2024। बोरोअर ने क्या किया है सर, बोरोअर ने आपको पार्शियल पेमेंट दी 70 लाख की इन मार्च 25 एंड बचा हुआ 1 करोड़ इज स्टिल ओवर ड्यू। डिस्पाइट दिस, बैंक हैज अपग्रेडेड द अकाउंट टू स्टैंडर्ड एज ऑन 31 मार्च। आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए। मेरी बुक्स में एक एनपीआर है 1.7 सीआर का, उसमें से मेरे को 0.7 मिल गया, तो बचा हुआ 1 सीआर, इसको क्या मानूं, एनपीए मानूं या स्टैंडर्ड मानूं, लॉजिकली बता दो फटाफट। व्हाट डू यू थिंक वुड बी डन इन दिस केस, फटाफट बता दो मित्रों। दोस्त प्रोविजन के हिसाब से हमको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही कंसीडर करना है, रूरल वाले के केस में क्योंकि आईसीए ने कोई क्लैरिटी नहीं दे रखी तो अभी हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सबने एकदम सही जवाब दिया सर। स्टैंडर्ड किस मुंह से माने, स्टैंडर्ड किस मुंह से माने, इसको आपको एनपीए ही मानना पड़ेगा। इट विल बी ट्रीटेड एज अ एनपीए। बेसिक सी बात थी, हाँ सर बेसिक सी बात थी, वही पूछा है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको प्यार से बोलते हैं पार्शियल रिकवरी। जो पूरी रिकवरी नहीं हुई है, यहां पे पार्शियल रिकवरी हुई है, तो आप बोलोगे इट इज करेक्टली अपग्रेडेड, नो। इट कैन बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड, नो। इट शुड बी कंटिन्यूड टू क्लासिफाई एज एनपीए सिंस द एंटायर ओवर ड्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज नॉट सेटल्ड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लासिफिकेशन कैन बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली, गलत। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। गुड क्वेश्चन सर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7। इसका जवाब भी आप लोग मेरे को दोगे तो मजा आएगा, ठीक है सर। During the audit of Beta Infrastructure Limited for the year 24-25, auditor CA Ramesh observed that company has lost significant accounting records. कहीं ना कहीं इनके कई सारे accounting records खो गए, जिसमें invoices भी चले गए, supporting documents भी चले गए, related to the purchases and revenue due to fire. इसने कहीं ना कहीं, अब जब इसको ये सब चीजें नहीं मिली तो इसने एडिशनल प्रोसीजर करे टू गेट द ऑल्टरनेट एविडेंस। हाउएवर इसको कहीं ना कहीं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला। ही कुड नॉट obtain द एडिक्वेट एविडेंस रिगार्डिंग several मटीरियल आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है एंड द इंपैक्ट इज मटीरियल, अब आप बताओ मटीरियल के साथ क्या ये परवेसिव है या नहीं है। जैसा आप बोलोगे वैसा मैं मान लूंगा, ठीक है। इसने यहां पे लिखा है अंग्रेजी में, देयर आर सेवरल मटीरियल आइटम्स, जिसको लेके एविडेंस नहीं है। डू यू थिंक इट इज परवेसिव और नॉट? कशिश, सक्षम, कृति, दिशा, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो तुम लोग। परवेसिव है, ठीक है। आईसीए कान में आके नहीं बोलेगा कि परवेसिव है, उसने काफी हिंट दे दी कि एक मटेरियल आइटम नहीं है, ढेर सारे मटेरियल आइटम है जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत में है। तो जब आपके पास एविडेंस नहीं है, इंपैक्ट इज मटेरियल और परवेसिव, तो मुझे बताओ आप ओपिनियन किस मुंह से दोगे। जब एविडेंस नहीं है तो कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन नहीं है तो दोस्त ओपिनियन नहीं है, और ओपिनियन ना देने को बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सो द राइट आंसर विल बी auditor will express a disclaimer of opinion because he was not able to obtain sufficient and appropriate evidence for these material items. क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, बिना चीटिंग करे, ठीक है, बिना चीटिंग करे। ये क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी है, बट यहां पे आईसीए ने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया तो मजा आ जाएगा। देखो क्या कहता है, इको स्मार्ट टेक्नोलॉजी इज प्रिपेयरिंग द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। मुझे सबसे पहले तो चैट बॉक्स में बताओ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल, फटाफट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल आपने मेरे को बतानी है, क्योंकि इसने आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल ही पूछा है। पहला पूछता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने लगाया है सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सो दैट दे कैन रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एंड कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज, ठीक है सर। दूसरा इन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है, एंड तीसरा कहता है इन्होंने अपने एम्प्लॉइज की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई है। वेरी गुड, शिमना,
सर शिमला का मतलब क्या था? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की 6 कैपिटल है शिमला। शिमला का मतलब है सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मैन्युफैक्चरर कैपिटल, नेचुरल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल तो होती है। तो अगर मैं बात करूं सोलर एनर्जी की, रेन वाटर की, दिस इज नेचुरल। इफ आई टॉक अबाउट एआई, इट इज इंटेलेक्चुअल। एंड लास्ट में अगर इंप्लॉइज की ट्रेनिंग करा रहा हूं तो मैं क्या डेवलप कर रहा हूं? आप डेवलप कर रहे हो ह्यूमन कैपिटल। सो NIH, दैट मीन्स ए आंसर विल बी द राइट आंसर। नेचुरल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड योर ह्यूमन कैपिटल। कम ऑन एवरीवन, क्लियर है? यस और नो? यस सर। सो यहां पे विद इन 21 मिनट्स हमने पूरी के पूरे आरटीपी के लगभग 8 क्वेश्चन, 8 न्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। एंड आई होप आपको मजा आया होगा। सर एग्जाम में यही एक क्वेश्चन 2 नंबर देके जाता है, यही एक क्वेश्चन 2 नंबर देके जाता है। तो आप इजीली एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली नोट्स और क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हो। Now, sir, we are ready for the exam. Great. So, thank you so much everyone for joining for this session. Again, wishing you all a very very happy Diwali. इसी तरह से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से स्टडीज़ पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली मैं बताऊं आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड एक बार आपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए, वंस यू आर ऑन द अदर साइड, फिर आपको जो करना है आप करो। आपको जॉब करनी है, आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है, कोई बिजनेस करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ यू कैन डू माई फ्रेंड्स। एंड दैट विल ओपन द, यू कैन से, एवेन्यू टू अर्न गुड मनी। फिर कहीं ना कहीं घर में लक्ष्मी आते हुए देर नहीं लगेगी, ठीक है? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। रियली रियली ग्लैड दैट यू पीपल ज्वाइन इन। एंड या इसी तरह से मन लाके पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। अनन्या, आपकी जो टेक्निकल क्वेरी है इसके लिए आप मेरे को मेल डाल दो CA shubhamkeswani@gmail.com। आई विल कनेक्ट यू विद द टीम, ठीक है? टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लर्न विद फन।